बच्चों जेईई एडवांस 2020 का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से था। बच्चों ये जो दो चैप्टर आपके होते हैं परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी, जब बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं तो इनसे बड़ा घबराते हैं, लेकिन याद रखना इनसे जो क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस में वो ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है, ईजी क्वेश्चन अक्सर आता है। तो इस बार भी जो इससे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे तो मतलब हर बच्चा कर सकता है जिसको थोड़ा सा भी प्रोबेबिलिटी आता है, और यदि 12th का भी नहीं आता ना 10th का आता है तो भी कर जाएगा इसको। देखिए क्या कहा था क्वेश्चन में, लेट C1 एंड C2 बी टू biased coins such that the probabilities of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3। मतलब फर्स्ट वाला जो कॉइन है उस पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, सेकंड वाले पे 1/3 है। सपोज एल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 is tossed twice and beta is the number of heads that appear when C2 is tossed twice. Then the probability that the roots of the quadratic equation x square minus alpha x plus beta equals to 0 are real and equal। तो भाई देखिए क्या क्या लिखते चलते हैं। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात लिख लो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं, तो भाई इसका d 0 के इक्वल होगा, तो इसका d 0 रखोगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा रे, एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बीटा। ये बच्चों एक रिलेशन आएगा, इसी के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब आगे बढ़िएगा, एल्फा क्या है, एल्फा नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस्ड ट्वाइस। C1 को दो बार टॉस किया, उस पर जितने हेड आए उसको कहा एल्फा। तो भाई एल्फा का वैल्यू क्या है, एल्फा का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अरे कॉइन को दो बार टॉस किया ना भाई, तो हेड कितनी बार आएगा, तो एक बार भी नहीं आएगा, तो एक बार आएगा या तो दो बार आएगा। एंड सिमिलरली बीटा क्या है, बीटा है जब C2 को दो बार टॉस किया तो नंबर ऑफ हेड्स, तो सेम बीटा के वैल्यू भी क्या होंगे 0 1 और 2। तो एल्फा के वैल्यू 0 1 2 हो सकते हैं, बीटा के वैल्यू 0 1 2 हो सकते हैं। अब है एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बीटा, एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बीटा है, तो कौन से एल्फा और बीटा के वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से हमें दो पॉसिबिलिटी लग रही है, एक तो भी एल्फा 0 हो जाए और बीटा 0 हो जाए, एल्फा 0 हो जाए और बीटा 0 हो जाए, और दूसरा केस क्या बन सकता है भाई, एल्फा का वैल्यू 2 हो और बीटा का वैल्यू 1 हो। बच्चों ये दो पॉसिबिलिटी हैं, बस इन्हीं दोनों का आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देना है। तो एल्फा 0 बीटा 0 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जब आपने C1 को टॉस किया, दो बार टॉस किया तो हेड एक बार भी नहीं आया, और ऐसे C2 को भी टॉस किया तो उसमें भी हेड नहीं आया, इसका मतलब दोनों बार टेल आया होगा। तो बच्चों C1 पे दो टेल आने का प्रोबेबिलिटी, दोनों बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी, C1 पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/3 गिवन है, सो टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। पहली बार में टेल आया 1/3, दूसरी बार में भी टेल आया 1/3। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब बच्चों C2 के लिए, C2 में भी दोनों बार टेल आया, तो C2 पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सो टेल आने का प्रोबेबिलिटी 2/3 होगा, तो उसमें भी क्या आया, टेल आया। तो पहली बार टेल आया 2/3, दूसरी बार टेल आया 2/3। अब तो इसको सॉल्व कर लिया जाए तो बच्चों ये आ रहा है 4/81, 4/81। एल्फा भी 0 होगा, बीटा भी 0 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 4/81। अब सेकंड वाले में आइए जी, सेकंड में कहा एल्फा का वैल्यू 2 है, एल्फा का वैल्यू 2 मतलब C1 को टॉस किया तो दोनों बार हेड आया। भाई C1 पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो पहली बार हेड आया 2/3, दूसरी बार हेड आया 2/3। अब बात चलेगी C2 की, C2 पे एक बार हेड आया, एक बार हेड आया। अब देखो इसमें ना दो केस बनेंगे, दो केस कौन से बनेंगे, या तो पहली बार हेड आया दूसरी बार टेल आया, या तो पहली बार टेल आया और दूसरी बार हेड आया। कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे, तो 2, और दोनों केसेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम ही आना, इसलिए इंटू 2 कर रहे हैं। तो पहली बार यदि हेड आया हो तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/3, और दूसरी बार में टेल आया हो 2/3। यदि इसका उल्टा भी होगा, पहली बार टेल दूसरी बार हेड आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी सेम रहनी है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कितना बन रहा है,
ये बन रहा है बच्चों 16/81, ये बच्चों आ गया है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा अपना भाई, ये दोनों केस हैं, या तो ये वाला केस होगा या तो ये वाला केस होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 20/81, मैंने ऑप्शन बी होगा बच्चों करेक्ट। इसको करने के लिए आप जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला है NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, वो भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना बेसिक है, क्यों फालतू से चक्कर में ही पढ़ना। क्लियर बात हुई भाई। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन हमें लगा, जो आपका पेपर 1 था उसमें सबसे इजी क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी वाला ही हमें बच्चों लगा, क्योंकि इसमें कुछ भी सोचने वाला नहीं था, डायरेक्ट सब सॉल्व होने वाला था बच्चों। आइए एक क्वेश्चन और इससे नेक्स्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है मैक्सिमा मिनिमा से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। कंसिडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन x, y बिलोंग्स टू r इंटू आर, मतलब x और y रियल नंबर्स हैं, x 0 to π/2 एंड y 0 to 2 sin 2x, and having one side on the x-axis, the area of the rectangle which has the maximum perimeter among all such rectangles h। तो देखिए क्या कहा है जी। सबसे पहले तो आप इसका ग्राफ वगैरह बना लीजिए। भाई इसमें कहा y का वैल्यू 0 से 2 sin 2x है, तो 2 sin 2x हम ग्राफ बना लेते हैं, और साथ में याद रखते हैं x का वैल्यू 0 से π/2 है। तो इसका ग्राफ बच्चों अब बनाएंगे तो थोड़ा एक्सेस बना लो, ये y एक्सेस बना दिया है, और यहाँ बच्चों x एक्सेस बना देते हैं। आप 2 sin 2x का ग्राफ 0 से π/2 में बनाएंगे बच्चों, तो कुछ इस तरीके से बनेगा भाई, ठीक है। अरे जो sin x का ग्राफ होता है वो 0 से पाई तक ऐसा बनता है, यहाँ x को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए sin 2x का ग्राफ 0 से π/2 तक ऐसा जाएगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना π/2 और ये हो जाएगा बच्चों 0, और ऊपर जो वैल्यू जाएगी वो 2 तक जाएगी। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी हमें, लेकिन बता देते हैं 2 sin 2x है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जाएगी बच्चों। अब कहा गया है इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है, और उसका जो एक साइड है वो x एक्सिस पे रखना है। तो आइए बना देते हैं। एक ये बनाया हमने जी, और ऐसे बना लीजिए बच्चों। ये देखिएगा एक रेक्टेंगल तैयार हो गया है। इस रेक्टेंगल का नाम चाहो तो आप लिख दो ABCD। ये बच्चों एक रेक्टेंगल है। तो उसमें कहा ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे, तो जिस रेक्टेंगल का पैरीमीटर मैक्सिमम है उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो वही बच्चों क्या कर लेते हैं, ये जो पॉइंट A है इसको हम लेट कर लेते हैं α,0 या x,0 आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इससे जो पॉइंट D है वो आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ बना है y = 2 sin 2x है, तो उसमें अल्फा को आप x पुट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा, पॉइंट D हम यहाँ लिख रहे हैं, पॉइंट D हो जाएगा α,2 sin 2α। ऐसे बच्चों ये जो पॉइंट B है, पॉइंट B क्या आने वाला है, पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। अब x कोऑर्डिनेट देखना है क्या होगा, उससे पहले हम पॉइंट C को देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों जो CD है वो तो x एक्सिस के पैरेलल ही होगा, और CD x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब D और C का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या रहने वाला है, वो 2 sin 2α ही रहने वाला है। x कोऑर्डिनेट पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना भी। तो 2 sin 2α रहने वाला है। तो यहाँ यदि हम एक बारी को हम इसको ना बीटा लेट कर लेते हैं, यदि हम इसको बीटा कह देते हैं एक बारी को, तो ये पॉइंट जो यहाँ पॉइंट C होगा, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, बीटा होगा, और y कोऑर्डिनेट हमने इधर से निकाला 2 sin 2α आ रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट निकालेंगे, जो कर्व है उसकी हेल्प से निकालेंगे, तो उससे तो 2 sin 2 बीटा आएगा। फिर से समझो ध्यान से भाई, ये जो पॉइंट C है y = 2 sin 2x पे लाई कर रहा है, तो यदि इसका x कोऑर्डिनेट बीटा है तो y कोऑर्डिनेट 2 sin 2 बीटा होना चाहिए। और यदि हम इधर से देख रहे हैं पॉइंट D के से, क्योंकि CD x एक्सिस के पैरेलल है, तो उससे 2 sin 2α आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 sin 2 बीटा इज इक्वल टू 2 sin 2α, ऐसा बच्चों होगा। सो sin 2 बीटा इक्वल्स टू sin 2α होगा, sin 2 बीटा। बच्चों ये जो sin 2α है, चाहो तो इसको आप ऐसे ही लिख दो sin π - 2α। sin π - थीटा sin थीटा के इक्वल होता है। तो अब यदि इसको आप कंपेयर करें, तो यहां से बीटा का वैल्यू
π/2 माइनस एल्फा बच्चों आ रहा है। बीटा का वैल्यू π/2 माइनस एल्फा बच्चों आ गया है। तो बीटा हमें मिल चुका है जी। अब हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे पैरामीटर। आइए जी पैरामीटर फाइंड करते हैं जी। पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होगा ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ए डी, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ए डी। तो ए बी देखो जी कितना है, ए बी तो होगा बीटा माइनस एल्फा, बीटा माइनस एल्फा, और बीटा का वैल्यू है π/2 माइनस एल्फा। तो π/2 माइनस एल्फा तो कितना बन गया, ये बन गया है बच्चों π/2 माइनस 2 एल्फा। और बच्चों ए डी कितना है, ए डी तो सिंपली यहां से देख सकता है, जो पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट है वही ए डी है, मतलब कि 2 sin 2 एल्फा, 2 sin 2 एल्फा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ऐसा लग रहा है भैया π-2 एल्फा प्लस 4 sin 2 एल्फा, ऐसा बच्चों है। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो dp/d एल्फा, dp/d एल्फा डिफरेंशिएट कर दो, जो ये -4 प्लस 8 cos 2 एल्फा। बच्चों मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो यहां से cos 2 एल्फा का वैल्यू 1/2 आ रहा है। सो यहां से एल्फा का वैल्यू बच्चों π/6 आ जाएगा। और भी कई सारे वैल्यू आएंगे लेकिन π/6 ही हमारे काम का है, क्योंकि जो बाकी वैल्यूज आएंगे वो तो कहीं और जाएंगे, वो 0 से π/2 के बीच में नहीं आने वाले हैं। अब बच्चों चूंकि अल्फा का एक ही वैल्यू हमारे पास आया है तो इसका मतलब पक्का है कि इसी पे पैरामीटर मैक्सिमम होना है। वैसे आप चेक करना चाहिए तो कर सकते हैं। देखिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा कुछ -16 sin 2 एल्फा, और उसमें अल्फा को π/6 रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, मतलब इसी वैल्यू पे मैक्सिमम है। तो एल्फा इक्वल्स टू π/2 पे पैरामीटर मैक्सिमम होगा। हमें अब फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बच्चों एरिया। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ वाले फॉर्मूले से एरिया बनेगा ए बी इंटू ए डी। और बच्चों ए बी कितना है, अरे ए बी तो अभी निकाला था, π/2 माइनस 2 एल्फा, π/2 माइनस 2 एल्फा, और एल्फा कितना आ चुका है π/6। सो 2 एल्फा होगा π/3। ये आ गया बच्चों ए डी, सॉरी ए बी आ गया। अब ए डी क्या होगा, ए डी था ये रहा 2 sin 2 एल्फा, 2 sin 2 एल्फा, तो 2 sin 2 एल्फा, 2 एल्फा मतलब π/3। बस इसको भैया सिंप्लीफाई कर दो, π/2 माइनस π/3 π/6 हुआ, 2 sin π/3 √3 हुआ, तो ये सॉल्व करके बच्चों आ गया π/2√3, π/2√3 बच्चों आ गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ।